नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, बीमारियों की इस सीरीज़ में हम आज बात करने वाले हैं माइस्थीनिया ग्रेविस के बारे में, जो कि एक प्रकार का ऑटो इम्यून न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर है, जिसमें कि आपकी मांसपेशियाँ इम्पैक्ट होती है, मांसपेशियों पर प्रभाव पड़ता है। उसी बीमारी के बारे में बात करेंगे, साथ ही साथ इसके साइन एंड सिम्पटम्स और इसके होम्योपैथी में कौन-कौन से मेडिसिन से इसको ठीक किया जा सकता है या इसको मैनेज किया जा सकता है, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जब भी हमें कोई काम करना होता है, किसी मांसपेशी की हरकत करनी होती है, उसको मूवमेंट करवाना होता है, तो हमारा दिमाग उसके बारे में सोचता है, दिमाग से इम्पल्सेस उस पर्टिकुलर मसल तक जाते हैं और वो न्यूरॉन्स के थ्रू जाते हैं, यानी कि नर्वस सिस्टम के थ्रू जाते हैं। जब यह नर्वस सिस्टम जहाँ पर एंड होता है, मांसपेशी से जुड़ता है, इस पर्टिकुलर जंक्शन को न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बोला जाता है। और आज हम जिस बीमारी के बारे में बात कर रहे हैं, यह बीमारी इसी न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर होने वाली डिस्टरबेंस की वजह से होती है। यह एक प्रकार का न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, जिसका कि मतलब है कि जब नर्वस सिस्टम यानी कि न्यूरॉन्स और मांसपेशियां आपस में जहां अटैच होते हैं, तो उनके इम्पल्सेस जब ट्रांसफर होते हैं, उनमें आपस में जब भी मैसेजेस ट्रांसफर होते हैं, तो उन मैसेजेस को ट्रांसफर होने के लिए पर्टिकुलर वहाँ पर रिसेप्टर्स चाहिए होते हैं, वहाँ पर पर्टिकुलर केमिकल एक्टिविटीज रिक्वायर्ड होती है। और इस न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर एक पर्टिकुलर रिसेप्टर होता है, जिसको कि एसीएच रिसेप्टर बोलते हैं, यानी कि एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर बोला जाता है। यह रिसेप्टर न्यूरॉन से सिग्नल्स को रिसीव करता है और रिसीव करके मांसपेशियों के मूवमेंट को हेल्प करता है। और जब यह एसीएच रिसेप्टर अफेक्ट हो जाता है, यानी इस एसीएच रिसेप्टर के बीच में एंटीबॉडीज बन जाती है, जो कि एक प्रकार से ऐसी एंटीबॉडी या ऐसा एक परत तैयार कर लेती है या एक ऐसी शील्ड तैयार कर लेती है, जिससे कि एसीएच रिसेप्टर की जो इम्पल्सेस है वो प्रॉपर नहीं पहुंच पाती, जिससे कि मस्कुलर एक्टिविटीज काफ़ी स्लगिश हो जाती है। इसी प्रकार के लक्षण भी देखने को मिलते हैं। इस बीमारी में पर्टिकुलरली देखा जाए तो मांसपेशियों में थकावट यानी कि मस्कुलर वीकनेस, साथ ही साथ पेशेंट जो है वो एक्टिविटी के साथ में उस पर्टिकुलर मांसपेशी में उसको पेन या फिर थकान ज़्यादा महसूस होती है, और पेशेंट जब रेस्ट करता है तब उसको आराम मिलता है। यह जो बीमारी है माइस्थीनिया ग्रेविस, यह महिलाओं में 40 से कम की एज में ज़्यादातर देखने को मिलती है, और पुरुषों में 60 की उम्र से ज़्यादा जो पुरुष हैं उनमें होने की संभावनाएं ज़्यादा है। इसके क्लासिफिकेशन की अगर बात करें तो 85% जो केसेस माइस्थीनिया ग्रेविस के होते हैं, वो पर्टिकुलर एसीएच रिसेप्टर एंटीबॉडीज की वजह से होते हैं, यानी कि एसिटाइल कोलिन जो रिसेप्टर है उसके अगेंस्ट में इम्यून सिस्टम ने कोई एंटीबॉडी बना ली है, और उस एंटीबॉडी के वजह से, उस एंटीबॉडी की रुकावट की वजह से इस प्रकार के लक्षण देखने को मिलते हैं। इसके अलावा भी कई प्रकार की जो एंटीबॉडीज बनती है, जो कि नहीं बननी चाहिए नॉर्मल पर्सन में, लेकिन वो रिमेनिंग 15% ऑफ केसेस में ऐसा देखने को मिलता है कि उन एंटीबॉडीज की वजह से आपको इस प्रकार के लक्षण आते हैं। 85% ऑफ केसेस में जहाँ पर एसिटाइल कोलिन की जो एक्टिविटीज अफेक्ट होती है, तो ये ऐसा होता है कि एसिटाइल कोलिन जो रिसेप्टर है, वहाँ पर जो पर्टिकुलर एंटीबॉडी जो है वो एक लेयर बना लेती है, एक तरह से वो उसको प्रिवेंट करती है उसके सिग्नल्स को, और इस सिग्नल्स के प्रिवेंशन की वजह से पोस्ट सिनेप्टिक जो चैनल है, पोस्ट सिनेप्टिक जो मेम्ब्रेन है, उसके ब्लॉकेज की वजह से ऐसे लक्षण आपको देखने को मिलते हैं। रिमेनिंग 15% जो केसेस होते हैं उनमें अलग प्रकार की एंटीबॉडीज होती है। दूसरे जो दो प्रकार हैं उनमें एक जो एंटीबॉडी बनती है जिसको मसल स्पेसिफिक काइनेज बोला जाता है, इस प्रकार की एंटीबॉडी की वजह से ये माइस्थीनिया के लक्षण आते हैं। और दूसरा जो प्रकार है वो है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन रिसेप्टर रिलेटेड प्रोटीन, यानी कि LRP4 बोला जाता है शॉर्ट में। अगर इन दोनों प्रकार की अगर एंटीबॉडीज भी बन रही है या इस प्रकार की जो है एक्टिविटी ब्लॉकेज की वजह से भी आपको माइस्थीनिया ग्रेविस की समस्या देखने को मिल सकती है। साइन एंड सिम्टम्स की बात करें तो लक्षण इसमें माइल्ड टू सीवियर आते हैं। माइल्ड केसेस में आपको बहुत ज़्यादा लक्षण देखने को नहीं मिलते हैं।
और लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस भी क्रिएट हो सकती है। ओवरऑल अगर लक्षणों की बात करें तो माइस्थीनिया ग्रेविस में जो लक्षण आते हैं उनमें मरीज को वीकनेस फील होती है, यानी कि थकान बहुत ज़्यादा महसूस होती है। मरीज मांसपेशी का जब उपयोग करता है, यानी कि कोई कामकाज करता है, तो उस मांसपेशी में उसको थकावट, उसमें दर्द महसूस हो सकता है। रेस्ट करने पर इन लक्षणों में आराम भी हो सकता है और पेशेंट को पर्टिकुलरली ये आई के अगर एरिया में या फेशियल मसल्स के एरिया में ये सिम्टम देखने को मिलते हैं। पेशेंट को डबल विजन यानी कि डिप्लोपिया देखने को मिल सकता है, पेशेंट को चीज़ें डबल दिखाई देती है। इसके अलावा पेशेंट को टोसिस यानी कि ड्रिपिंग ऑफ आईलिड, यानी कि जो आंखें पर्टिकुलरली नॉर्मल पर्सन खुली रख पाते हैं तो वो आईलिड को ओपन रख पाते हैं, इस पेशेंट के साथ में ऐसा होता है कि ये आईलिड को ओपन नहीं कर पाता, पूरी तरह से खोल नहीं पाता और पूरी तरह से नहीं खोल पाने की वजह से ड्रिपिंग हो जाती है आईलिड की। इसको टोसिस बोला जाता है। इस प्रकार की कंडीशन भी आपको देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ फेशियल मसल्स की वीकनेस देखने को मिलेगी। चबाने में खाना जो है मास्टिकेशन जो प्रोसेस है उसमें भी पेशेंट को तकलीफ महसूस होगी। फेशियल एक्सप्रेशन में भी पेशेंट को आपको लगेगा कि उसके फेशियल एक्सप्रेशन थोड़े से डल हैं। मरीज को खाना निगलने में यानी डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग रहती है। साथ ही साथ पेशेंट की स्पीच जो है वो स्लर्ड हो जाती है, पेशेंट प्रॉपर वे में बोल नहीं पाता, बात नहीं कर पाता, उसकी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी बिगड़ जाती है। इस प्रकार के लक्षण भी देखने को मिलते हैं। क्लिनिकली जब पेशेंट प्रेजेंट होता है तो उसको एग्जामिन करने के लिए कुछ पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि पेशेंट में आपको टोसिस देखने को मिलेगा। रिपीटेड ब्लिंकिंग करवाने पे पेशेंट की जो आईलिड है वो ड्रूप कर जाएगी। पेशेंट को पर्टिकुलरली अपवर्ड गेज करने के लिए बोलते हैं तो पेशेंट को डिप्लोपिया की कंडीशन यानी कि डबल विजन का सिम्टम प्रोड्यूस हो सकता है। पेशेंट को पर्टिकुलर एक आर्म एब्डक्शन के लिए बोलते हैं और कंटिन्यूस बार बार एब्डक्ट करवाते हैं, दूर ले जाते हैं बॉडी से। तो इस प्रकार की एब्डक्शन के मोमेंट में भी पेशेंट को पर्टिकुलर उसी आर्म में पेन और वीकनेस ज़्यादा महसूस होती है। और ऐसा देखा गया है कि ज़्यादातर केसेस में कहीं न कहीं पे थाइमोमा की हिस्ट्री रही है, यानी कि चेस्ट में जो थाइमस ग्लैंड होती है, इस थाइमस ग्लैंड का अगर ट्यूमर हो गया है तो उस कंडीशन की वजह से भी ये माइस्थीनिया ग्रेविस होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो आपको पर्टिकुलर पेशेंट में थाइमेक्टोमी का स्कार मिलेगा, यानी कि पेशेंट ने वो सर्जिकली रिमूव करवाया है तो उसका स्कार मिल सकता है। अगर नहीं रिमूव करवाया है तो डायग्नोसिस पार्ट में जब पेशेंट को एग्जामिन करते हैं तो काफ़ी सारे पॉइंट्स देखे जाते हैं, जैसे कि ACH रिसेप्टर एंटीबॉडीज़ के लिए टेस्ट किए जाते हैं। मस्क एंटीबॉडीज़ जो कि मैंने पहले भी बताया कि मसल काइनेज जो एंटीबॉडीज़ है उसके लिए भी टेस्ट करवाए जाते हैं। LRP4 एंटीबॉडीज़ के लिए भी टेस्ट करवाए जाते हैं। पर्टिकुलर चेस्ट का CT या MRI करवा के देखा जा सकता है कि कहीं पे थाइमस ग्लैंड का ट्यूमर तो नहीं है। अगर ट्यूमर है तो इस माइस्थीनिया ग्रेविस के होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एंड्रोफोनियम टेस्ट एक होता है। इस एंड्रोफोनियम टेस्ट के द्वारा भी पता किया जा सकता है कि माइस्थीनिया ग्रेविस है या नहीं है। इसके अलावा भी काफ़ी सारे क्लिनिकली एग्ज़ाम होते हैं जो आपको पर्टिकुलर क्लिनिक में आपको डॉक्टर को दिखाने पे आपके डॉक्टर उससे संबंधित आपकी जांचें ज़रूर करवाते हैं और उसको करवाने के बाद ही कंफर्म किया जाता है कि आपको माइस्थीनिया ग्रेविस नाम की बीमारी है या नहीं है। दोस्तों, अगर होम्योपैथी ट्रीटमेंट की बात करें तो होम्योपैथी में वैरायटी ऑफ मेडिसिन्स अवेलेबल है। पेशेंट टू पेशेंट दवाइयाँ बदल जाती हैं। पेशेंट टू पेशेंट दवाइयों की जो उपयोगिता है वो अलग अलग लेवल पे होती है। तो इसलिए होम्योपैथी में जो कुछ मेडिसिन्स ऐसी हैं जो कि पर्टिकुलरली इन सारे लक्षणों को कवर करती है, उसके बारे में मैं आज यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ। होम्योपैथी में सबसे पहली जो दवा है वो है कॉस्टिकम 200। कॉस्टिकम 200 एक ऐसी दवा है जो कि स्पेसिफिक मस्क्यूलर पैरालिसिस बोले या उसकी स्लगिशनेस बोले, किसी पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ मसल्स में अगर कहीं पर अफेक्शन है तो ऐसी कंडीशन के लिए कॉस्टिकम 200 बहुत ही अच्छा काम करती है। कॉस्टिकम 200 का आप 2 बूंद सुबह सुबह दिन में एक बार उपयोग में ला सकते हैं। दूसरी जो दवा है वो है जल्सीमियम क्यू। जल्सीमियम क्यू एक ऐसी दवा है जो मस्क्यूलर वीकनेस के साथ साथ में मस्क्यूलर एक्टिविटीज़ की अगर कहीं पर कमजोरी देखने को मिलती है, मांसपेशियों में थकान, मांसपेशियों की जो एक्टिविटी है वो स्लगिश है या न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन प्रॉपर नहीं है, मोटर फंक्शंस अगर अफेक्टेड है
तो ऐसी कंडीशन में जलसीमियम अच्छा काम करती है। जलसीमियम क्यू का 30 बूंद सुबह 30 बूंद शाम को दिन में 2 बार आपको उपयोग में लाना है। इस मेडिसिन का उपयोग आपको आधे कप पानी में डाल के करना है। ऐसा करने से आपको मस्कुलर वीकनेस की जो समस्या है वो सॉल्व आउट होने में आसानी रहेगी। तीसरी जो दवा है वो है कालीफॉस 6X। कालीफॉस 6X एक नर्वस रेमेडी है, नर्वस टॉनिक है। कालीफॉस 6X ऐसी बायोकेमिक मेडिसिन है जो कि आपकी नर्वस सिस्टम पूरे को टोन अप करती है, पूरे सिस्टम को आपको हील करने में मदद करती है। तो यहाँ पर भी वैसा ही हो रहा है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में एक्टिविटीज़ जो है अफेक्ट हो रही है। तो ऐसी कंडीशन में कालीफॉस 6X मेडिसिन का उपयोग किया जा सकता है। इस दवा का आपको 6 गोली सुबह, 6 गोली दोपहर में और 6 गोली रात में दिन में 3 बार चूसना है। लास्ट जो दवा है वो है थूजा 200। थूजा 200 मेडिसिन एक ऐसी दवा है जो कि एंटीवायरल प्रॉपर्टीज के साथ में होती है। साथ ही साथ हार्मोनल इम्बैलेंस को या पर्टिकुलर किसी केमिकल इम्बैलेंस को ठीक करने में थूजा मदद करती है। तो थूजा 200 का भी उपयोग किया जा सकता है। थूजा 200 का आपको 2 बूंद सुबह सुबह दिन में 1 बार उपयोग में लाना है। कुल मिलाकर ये 4 दवाएं आप उपयोग में ला सकते हैं और कुछ लंबे समय तक लेने से आपको इस प्रकार के लक्षणों में आराम देखने को मिलेगा। आपको धीरे धीरे इसके सिम्टम्स जो है वो जाते नजर आएंगे और आपका यह जो माइस्थीनिया ग्रेविस के लक्षण है या माइस्थीनिया ग्रेविस की वजह से आपको जो डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है उसमें भी काफ़ी तरह से आराम हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर माइस्थीनिया ग्रेविस के बारे में यह इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।